दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में मामूली कमी दिखाई दे रही है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि दिल्ली में संक्रमण की चेन टूट रही है। तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। किश्तों में हो रही लॉकडाउन की मुनादी ये बता रही है कि दिल्ली ने कोरोना से लड़ाई में कितनी ढीली तैयारी की थी। दिल्ली सरकार न हालात की भयावहता का अंदाजा लगा पाई, न इंतजामों का अनुमान। जब संकट सिर पर आ पड़ा, रास्ते बंद दिखने लगे तो लॉकडाउन लगा दिया। असर भी हो रहा है या नहीं, कुछ नहीं मालूम। लॉकडाउन बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन चुका है और लॉकडाउन के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। उसमें मेरी ऐसी राय है जो कि सब लोग फॉलो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं, घर में रहें। अपने पैरों का लॉकडाउन और अपने चेहरे का लॉकडाउन, ये दो सबसे बड़े लॉकडाउन है। अगर हम इसको मन से करेंगे तभी हमारा पीक ये कम होगा, नहीं तो आगे कितना बढ़ेगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। लोग अलग अलग तादाद दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि ये कम क्यों हुए तो उसका मेजर रीजन है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन ने क्या किया कि हम लोग अपने घर में रहे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने घोंसले में रहें। दिल्ली में कोरोना से जंग का पूरा प्लान जैसे औंधे मुंह गिर गया हो। दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताती रही है। सवाल है कि दिल्ली में लॉकडाउन का कितना असर रहा। क्या इससे संक्रमण की चेन तोड़ने में वाकई मदद मिली? दिल्ली में 5 दिनों के आंकड़े पर गौर कीजिए। 29 अप्रैल नए केस 24,235, मौत 395। 30 अप्रैल नए केस 27,047, मौत 375। 1 मई नए केस 25,219, मौत 412। 2 मई नए केस 20,394, मौत 407। 3 मई नए केस 18,043, मौत 448। कह सकते हैं कि आंकड़ों में मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन ये इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं कि कह सकें कि संक्रमण की चेन टूट गई। हालांकि केंद्र इसे अच्छा संकेत मान रही है। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेज में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है। दिल्ली आज भी बुरी तरह कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की, बिस्तरों की मारामारी है। खुद दिल्ली सरकार सेना से मदद की गुहार लगा रही है। लॉकडाउन तो एक आड़ है। सवाल है कि केजरीवाल सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी, जो अब इतनी लाचार है। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना को हराना है तो सबको टीका लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि सबको टीके का प्लान अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार है और लंबा इंतजार है। वैक्सीन लगाने की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां, ये टीकाकरण है या संक्रमण को न्योता? जब कोरोना कोहराम मचाने लगा, जब संक्रमण तमाम हदें पार करने लगा, तो दिल्ली वालों को टीके की अहमियत समझ में आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी लाइनें लगी, लेकिन सरकारी इंतजाम यहां भी घात के 3 पात साबित हुए। यहाँ स्थिति इतनी खराब है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जिस प्रकार का इस समय चल रहा है खराब, कोरोना फैल रहा है, सेंटर्स बनाने चाहिए। ऐसे इलेक्शन के अंदर सभी स्कूल के अंदर सेंटर बनता है,
उसी प्रकार से सभी सेंटर बनाने चाहिए। जैसे केंद्र ने सभी सेंटर्स को बनाया था वो बंद कर दिए गए। यहाँ पब्लिक शाम तक बाहर खड़ी रहेगी, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलती। बिल्कुल बहुत जरूरी है। और मतलब कोरोना के डर से ज्यादा दिक्कत ये है कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना है ताकि हम लोग सेफ हो सकें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो सिर्फ फैसिलिटीज मिल नहीं रही है। तो ये मेन रीजन है कराने का। मई की धूप, दिल्ली की गर्मी, कोरोना का खौफ और उस पर ये लंबी बात, इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि टीका लगाना यहाँ कितना जोखिम भरा काम है। टीके से सुरक्षा तो बाद में मिलेगी, पहले कोरोना की चपेट में आ जाने का खतरा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी चौड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कृष्णा नगर की स्थिति है, आगे देखिए तमाम जो लोग हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से 77 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन जो पहले सेंटर्स केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन सेंटर्स पर भीड़ नहीं है। ये वो सेंटर्स हैं जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं और यहाँ पर कतारें, अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए उन बाकी सेंटर्स पर तो भीड़ जो है वो कम हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार लगातार ये बात कर रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और अब पूर्वी दिल्ली के वेस्ट नगर इलाके का हाल दिखाते हैं। यहाँ मची अफरा तफरी आपको बता देंगे कि तैयारी कितनी अधूरी है। दिल्ली में कोविड की वजह से कतारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले टेस्ट के लिए लोगों की कतारें लगती थी, फिर एडमिशन के लिए अस्पतालों में, और अब ये वैक्सीन की कतार है। आपको दिखाते हैं, आप बस हमारे साथ चलते चले जाइए और आप अंदाजा लगाते जाइए कि कितनी लंबी कतार है, कहां से कहां तक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसकी लंबाई बस हमारे साथ गिनते आप चले जाएं कि किस तरीके से ये सुबह लगभग 9 बजे के से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन कतार लगती है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ताकि वैक्सीन बेशक अभी मिले ना मिले, लेकिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से करवाया और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सुबह में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन लग भी जाए, ये हम लगभग सैकड़ों मीटर की ये लाइन होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। मैं अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। सवाल है, इतने ढीले ढाले तरीके से टीकाकरण शुरू कराने से सरकारें कौन सा मकसद हासिल कर लेंगी? सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में वैक्सीन के लिए लंबी कतार लगी है। लोग कड़ी धूप में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों मीटर लंबी कतार में किस तरीके से हो रहा है वैक्सीन का इंतजार, कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट देखिए। जैसे कतारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले टेस्ट के लिए लोगों की कतारें लगती थी, फिर एडमिशन के लिए अस्पतालों में, और अब ये वैक्सीन की कतार है। आपको दिखाते हैं, आप बस हमारे साथ चलते चले जाइए और आप अंदाजा लगाते जाइए कि कितनी लंबी कतार है, कहां से कहां तक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसकी लंबाई बस हमारे साथ गिनते आप चले जाएं, लेकिन कतार लगती है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ताकि वैक्सीन बेशक अभी मिले ना मिले, लेकिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से करवाया और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सुबह में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन लग भी जाए, ये हम लगभग सैकड़ों मीटर की ये लाइन होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यही है कि आखिरकार किस तरीके से लोगों में उत्साह भी है। लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो दूसरी वेव आई है कोरोना की, उससे न सिर्फ आगे बढ़ा जाए बल्कि अपने आप को जो सुरक्षित है वो भी किया जाए वैक्सीन लगवा करके। तो ये कतार न तो खत्म होने का नाम ले रही है, बढ़ती ही जा रही है, और लोग सुबह सुबह 7 बजे से भी पहले से आकर के लाइन में खड़े हो गए हैं, ताकि उनकी बारी जब भी आए उन्हें वैक्सीन जरूर लग जाए। तो हम आपको इस कतार के साथ साथ ले चल रहे हैं, देखते चले जाइए कि कहां तक ये कतार चलेगी।
जहां तक चलेगी हम उसके साथ चलेंगे। तो ये सैकड़ों लोगों की कतार है जो कि वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट दिल्ली का इलाका है, पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहां पर सुबह से लोगों ने अपनी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज कराई है बल्कि धूप में भी खड़े होकर के कोशिश कर रहे हैं कि आज वैक्सीन लेकर के ही यहां से जाएंगे। वहीं मुंबई की बात करेंगे, जहां पर 18 साल से ऊपर वालों को आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है। क्या है सरकार का वैक्सीनेशन प्लान, देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। फ्रेश केसेस की भी बात करें तो 2600 केसेस कल मुंबई में आए थे, जो कि मार्च के अभी तक के सबसे कम केसेस है। तो एक तरह से जो वेव था आप कह सकती हैं कि वो प्लेटू होता दिख रहा है। टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अगर आप देखें तो ये हम बीकेसी जंबो सेंटर पर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तक भीड़ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर भी कितने ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर काफी अंदर जाकर फैसिलिटी में बनाया गया, उसके बाद ही बाहर से दिख रही है। अब ये समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन के बाद 45+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन फिर से शुरू किया गया है। साथ ही साथ जो 18 to 45 के लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लेकिन जब टोटल डोजेस की हमने जानकारी ली तो 900 डोजेस इस सेंटर पर अवेलेबल है, यानी कि 9 से 10 बजे तक में वैक्सीन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और यही हाल बाकी के वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी है। लोग काफी ज्यादा तादाद में वैक्सीन लेना चाह रहे हैं। मुंबई के लिए वैक्सीन लेने के लिए सही समय भी है, क्योंकि केसेस कम हुए हैं। सेकंड वेव अभी आप कह सकते हैं केसेस कम शुरू हुए, तो वैक्सीनेशन का सही टाइम है। लेकिन इस पे यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब और ज्यादा डोजेज महाराष्ट्र सरकार के पास, बीएमसी के पास होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं। स्लॉट्स की जो बुकिंग होती है मुंबई में वो भी कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है। कोरोना संकट के इंतजामों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि सरकार की नाकामी के चलते कोरोना का संक्रमण लगातार बेकाबू हो रहा है। अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा है। सरकार की लापरवाही से लोगों की मौत हो रही है। पूर्ण लॉकडाउन से ही अब कोरोना की चेन ब्रेक होगी, ये राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में कहा है। सिर्फ लॉकडाउन ही समाधान बचा है। सरकार पर यह बड़ा हमला राहुल गांधी का। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी यह कहा कि कोरोना से लड़ना केंद्र सरकार के बूते की बात नहीं है। प्रधानमंत्री हेल्थ इमरजेंसी जल्द से जल्द लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है। वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सभी दोनों की बैठक बुलाकर रणनीति बनाए, हम मांग करते हैं। यूपी में कोरोना के आगे सारे सिस्टम जैसे खुद बीमार हैं। 29,000 नए मामलों और मौत पर मौत से एक अजीब सी खामोशी जिंदगी में कैद हो गई है। इन सब के बीच सरकार ने शराब की बिक्री पर सेस लगाने का फैसला किया है। जी हां, 10 से 40 रुपए अब एक्स्ट्रा शराब की बिक्री पर देने होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जिस लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने आखिरी विकल्प बताया, उसका इस्तेमाल अधिकतर राज्य सरकारें न सिर्फ कर चुकी हैं, बल्कि रोज नई नई पाबंदियां जनता पर लगा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में किश्तों में बंदिशें बढ़ाई गई। पहले सरकार ने 15 अप्रैल को 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर 29 अप्रैल को 3 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, जो शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलता था, जिसे आज 2 दिन और आगे खिसका दिया गया। यानी यूपी में अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए हाई कोर्ट तक लॉकडाउन लगाने को कह चुका है। देश भर की सरकारें लॉकडाउन का विकल्प आजमा रही हैं। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाया गया।
फिर इससे पहले 1 मई और फिर 15 मई तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना। 19 अप्रैल से शुरू हुई ये पाबंदियां 10 मई तक जारी रहेंगी। राजस्थान में 18 अप्रैल को आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। फिर 28 अप्रैल को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम देकर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जनता पर लगा दी गई, जो अब 17 मई तक जारी रहेंगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए सरकार ने आज अगले 7 दिन तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ओडिशा में 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, जो 19 मई तक चलेगा। कोरोना के मामले सारे देश में बढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की। इसीलिए हर राज्य के स्वास्थ्य विभाग इस महामारी के आगे घुटने टेक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस लॉकडाउन को सरकारें कोरोना रोकने का सबसे प्रभावी हथियार मान रही है, वो कोरोना रोकने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है, इसे लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन लगा। उससे 24 घंटे पहले वहाँ 60,212 कोरोना के नए केस मिले और 281 लोगों की मौत हुई। 2 मई तक आते आते आंकड़ा थोड़ा कम हुआ और 56,647 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, लेकिन 669 लोगों ने दम तोड़ दिया। यानी लॉकडाउन के 18 दिन बाद संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली, वहीं मौत 2 गुनी हो गई। दूसरा उदाहरण दिल्ली का लेते हैं, जहां 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगा। यहां 18 अप्रैल को कोरोना के 25,462 नए केस सामने आ रहे थे, जो 2 मई को 20,394 हो गए। यानी नए केस में भी यहाँ मामूली कमी आई, लेकिन महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ गई। तो कोरोना से प्रभावित 2 सबसे बड़े राज्यों में लॉकडाउन से संक्रमण के मामलों में सुधार तो हुआ, लेकिन मामूली। अब सवाल ये है कि कारोबार को चौपट करके रोज कमाने वाले मजदूरों को बेरोजगार करने जैसी भारी कीमत के सामने कोरोना के खिलाफ ये मामूली कामयाबी कहां तक जायज है? क्योंकि अगर देश में कोरोना के नाम पर ऐसे ही बार बार लॉकडाउन लगता रहा तो लोग महामारी से तो बच जाएं, लेकिन आशंका है भूख से जरूर मरने लगेंगे। आज तक भी ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान हैं, दुआएं कर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में हाल बेहाल है। अब दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी भी दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन नाकाफी है। दिल्ली में एक एक सांस भारी है। अब गई कि तब गई, पता नहीं कहां से आया है ये संकट, जो गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब बीमारी ने जख्मों से भर दिया सीना। हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर ही नहीं हो रही। जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं, जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बावजूद इस दिक्कत का हल निकल नहीं पा रहा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। बीते दिनों केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया और अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है।
लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों के जरूरत के हिसाब से सप्लाई नाकाफी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रेलवे और वायुसेना पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूर के राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना भी मददगार बनी हुई है। हालांकि अब तक ये कोशिश दिल्ली के मरीजों की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके चलते राजधानी के अस्पतालों में मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के रास्ते ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर आ रही है। बीते दिनों पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई की सभी बाधा को दूर करने को कहा था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी की इस अपील का जमीन पर पूरा असर दिख नहीं रहा है। इस बीच चिंता इस बात की है कि दिल्ली में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई और अब दिल्ली में बीजेपी आलाकमान चुनावी हार के बाद मिशन बंगाल पर निकल पड़े हैं। जेपी नड्डा बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तो वहीं लेफ्ट ने भी टीएमसी को हिंसा पर कसूरवार ठहराया है। राज्यपाल ने सरकार से रिपोर्ट तलब की। क्या यही बंगाल का वो रक्त चरित्र है जो सालों से सियासत को खून खून कर रहा है? ये तस्वीरें बंगाल के अलग अलग शहरों की, जहां हिंसा, आगजनी और पथराव से दोनों दल फिर आमने सामने। बंगाल में ममता की विजय हुई और बीजेपी की पराजय, और इसके कुछ घंटों बाद हिंसा का खेला शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी पथराव की रेंज में आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। इसके बाद तो जैसे हिंसा की खबरें बंगाल को डराने लगी। हल्दिया से लेकर आसनसोल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक में तनातनी का दौर तेज होने लगे। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें कोलकाता से होते हुए दिल्ली तक धमकने लगी। कहीं दफ्तर खाक हो गए तो कहीं दोनों दलों ने एक दूसरे पर ताकत दिखाई। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या चुनाव से पहले का नजारा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है
कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। You have to be secular to fight against a communal force, and that was done by Trinamool Congress. We are committed to secularism. We are committed to development. We are committed to bring the people together. We cannot fight a communal battle against a communal force. उधर हुगली के खानाकुल इलाके में एक और हिंसक वारदात में एक कार्यकर्ता की जान चली गई। आरोप है कि पीट कर एक टीएमसी समर्थक देबू प्रमाणित की जान ले ली गई। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बांग्ला মানুষটা তারই প্রতিবাদ করেছে। বহিরাগতদের বাংলা দখল করবার যে চেষ্টা, প্রতিটি ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর আক্রমণ, অভিষেককে তীরবিদ্ধ করা বাংলার মানুষ ভালোভাবে নেয়। এখনো পর্যন্ত যা ফলাফল সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। कानून व्यवस्था का ये हाल देखकर पहले तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की और फिर राज्यपाल महोदय ने। चुनावी मैदान में हार चुकी बीजेपी को फिर बंगाल की याद आ गई है और नड्डा राज्य में कार्यकर्ताओं के बीच है, तो कल पूरे देश में बीजेपी बंगाल के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करेगी। आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी है, कई जगहों से आगजनी की खबर आ रही है, रिपोर्ट तलब की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन बेकसूरों की जान तो वापस नहीं आने वाली और हिंसा का दौर भी नहीं थम रहा है। जी बिल्कुल नेहा, दुर्भाग्यजनक, शर्मनाक है कि हिंसा का दौर जो रविवार शाम के बाद से शुरू हुआ, टीएमसी की जीत के बाद से, रिजल्ट के बाद से, वो अब तक नहीं थमा है। अभी भी सुबह भी इंफॉर्मेशन आ रही है, खबरें आ रही हैं, बर्दवान में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ हुई है। तो ये जो राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हुआ है, अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ 24 घंटे के भीतर, और किसी भी देश, राज्य के लिए ये बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा चुनाव जो 8 चरण में हुआ, वो जो आशंका थी कि हिंसा होगी, नहीं हुई, लेकिन चुनाव बाद, रिजल्ट बाद ऐसी हिंसा और इसे रोकने का कोई प्रयास कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है, न राज्य की ओर से देखने को मिल रहा है। और जब चुनाव के तुरंत बाद जब हिंसा शुरू हुई, उस वक्त चुनाव आयोग की ओर से भी उसे रोकने का प्रयास हमें देखने को नहीं मिला, और न ही ममता बनर्जी की ओर से, प्रशासन की ओर से ये जो हिंसा का दौर चल रहा है, इसे रोकने का कोई भी प्रयास कहीं भी सही तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। और खबरें भी ऐसी नहीं आ रही हैं कि पुलिस बहुत अच्छे से, कड़ाई से एक्शन ले रही है। तो इसको प्रशासन को देखना होगा, पुलिस को देखना होगा, तुरंत कार्रवाई करनी होगी, और जितना इसमें डिले होगा, देरी होगी, नुकसान उतना ज्यादा होगा। और जो मौतें हो रही हैं वो तो बेहद शर्मनाक है, और मतलब जो चला गया वो तो वापस कभी नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सीधे आपको ले चलेंगे, संबित पात्रा बोल रहे हैं इस वक्त। विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है, धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए, लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है।
बंधुगण, दिल दहलाने वाले दृश्य सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। हमारे कार्यकर्ता हर मिनट हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और एक ही गुहार है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारे घरों को, हमारे घर वालों को मारा जा रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमें बचा लीजिए। सबका एक ही गुहार है। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है, क्रूरता है। क्या दोष था उन लोगों का जिन लोगों ने एक अलग विचारधारा को चुनने की कोशिश की? बंधुगण, बंगाल में 2.28 करोड़ 2,28,00,000 बंगालियों ने, हमारे साथियों ने हमें वोट दिया है। क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नैतिकता के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा को चुने? उनको कौन बचाएगा? क्या ममता जी की सरकार, क्या बंगाल की टीएमसी की सरकार, क्या वहां की प्रशासन इनके प्रति निष्ठुर रहेगी? क्या इन 2.28 करोड़ बंगालियों का कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? मैं आज सवाल पूछता हूं, क्या गलती थी श्री अभिजीत सरकार की जो बेलाघाट से आते थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया? क्या गलती थी श्रीमती शोभा रानी मंडोल की जो जगदल से आती हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मां थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की। उनका बेटा बूथ में हमारे बूथ एजेंट के नाते काम करता था, इसलिए कल उनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी शोभा रानी जी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की जो रानाघाट से आते हैं, उनको घसीट घसीट के मार दिया गया? क्या गलती थी होरोम अधिकारी की जो सोनापुर दक्षिण से आते हैं, उनकी हत्या की गई? क्या गलती थी मोमिक मोइत्रा की जो सीताकुची से आते हैं, जो आज वो हमारे बीच में नहीं है? और क्या गलती थी गौरव सरकार की जो बोलपुर के सदस्य थे, बोलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया? मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया में श्री अजीत सरकार के पोस्ट को फॉलो कर रहा था, जैसे तमाम हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। अजीत सरकार मरने से पहले उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उनके घर के साथ क्या किया गया। उनके घर के अंदर टीएमसी के गुंडे घुस आते हैं। ये जो अजीत सरकार है, ये कुत्तों के प्रति बड़ी इनकी आसक्ति रही है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वो अडॉप्ट करते थे, उनको पालते थे, उनको दूध पिलाना, उनको पाव रोटी खिलाना, किस प्रकार से वो करते थे, एक मानवता का काम करते थे। उन्होंने लिखा है मरने से पहले कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस आए और जो कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उस कुत्ते ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, उनको काट दिया, उनको नृशंसता के साथ, उनको क्रूरता के साथ उनको मार दिया। उसके बाद उनके घर में आग लगाई गई और बाद में सड़क में खींच करके उनको लिंचिंग करके बीच सड़क में टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने को स्वीकार किया था। तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर संबित पात्रा आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा देखी जा रही है। बंगाल में हिंसा को लेकर दोनों दल दरअसल आमने सामने आ चुके हैं। जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, तो वहीं कल धरना प्रदर्शन होगा। बीरभूम में हमारी 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किया गया है और ऐसे बहुत सारी घटनाएं, लगभग 700 गांवों से भी मेरे पास खबर आई है जहां लूटपाट चल रही है और एक विशेष वर्ग के लोग ही ये काम कर रहे हैं और पूरे अराजकता मचा दी है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमने अभी एक बीजेपी का कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ हमने कहा है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है, लोगों के घरों में आग लगा दी, हमने कहा आप यहाँ आ जाइए कलकत्ता में हम धर्मशाला लेके उनके लिए एक पनाह घर बना रहे हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और अभी भी हिंसा का तांडव जारी है। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ कि बिल्कुल जुलूस बनाकर, माइक लेकर
गुंडे बिल्कुल लठ लेकर घरों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। और ऐसी अराजकता तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ होगा उस समय पाकिस्तान में ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अराजकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस फोन नहीं उठा रही है। एक अधिकारी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा है। मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। तो चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बेघर बार हो गए। हम सब उनको कलकत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मशाला लेकर उनको यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। कुछ हिंसा का घटना घटी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बताई है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा का घटना घटे। वो तृणमूल के सब कर्मियों को बोला कि कोई जुलूस नहीं निकलने को और हिंसा से दूर रहने को, लेकिन हमला हमारे लोग पर भी हो रहा है। वर्धमान या कूच बिहार में 2 घटनाएं घटी और वर्धमान में हमारा एक कर्मी का मौत हुआ। सब लोग को इससे दूर रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा जय के बाद छोटा मोटा हिंसा नहीं घटना है, लेकिन बीजेपी तो बराबर हिंसा को बढ़ा के देखा है। चुनाव के समय सारा हिंदुस्तान से 2 लाख केंद्रीय बाहिनी लाए थे, अभी वो हिंसा हो रहा है करके रो रहे हैं। तो वो बताए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ चुनाव के समय हिंसा हुआ। 4 आदमी मारे गए, वो भी सेंट्रल फोर्स के गोली से। तो बीजेपी सेंट्रल फोर्स तो अभी कल परसों तक मुख्यमंत्री नए ढंग से जब तक शपथ नहीं लेती है तब तक केंद्रीय सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए, इसकी हमें जानकारी दें। और चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव। वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता, कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे, पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। कल हम राज्य के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने बहुत सीरियसली एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि मैं तत्काल आता हूं। हो सकता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल आए और इन सब मामलों में हमसे चर्चा करें और यहाँ के हालात के बारे में स्वयं जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा राजनीतिक बदला कभी भी नहीं देखा। ये कैलाश विजयवर्गीय डे 1 से ये बढ़ा के बोले हैं फिगर्स। हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम, पता और डिटेल को खुलासा करे। दूसरी बात है वो कहाँ कहाँ आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाम को अपील किया है हमारे कर्मियों को शांत रहने को और हम शांति रखेंगे। तो ये हिंसा का बात जरा बढ़ा के बोला जा रहा है। बीजेपी को अभी संगठन अपने को ठीक करना है। हमारे खिलाफ आरोप करने से कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं हुआ उन लोग को, नहीं होगा भी। मेरे को तो एक अधिकारी ने बोला, आईपीएस अधिकारी ने,
कि हमें निर्देश दिए गए कि आप फोन भी मत उठाइए, बात भी मत करिए और जो हो रहा है होने दीजिए। मैं शपथ समारोह के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी जो हो रहा होने दो। 200% वो करवा रही है, 200% उनके इशारे पर हो रहा है, उनके नेताओं के इशारे पर हो रहा है। ये तो ऐसी अराजकता हो कि सरेआम बिल्कुल खेला हुए लठ लेके जा रहे हैं, माइक वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और एक घर, हमारे कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए तो उनके घरों में आग लगा दी, सारा सामान लूट के ले गए, एसी तक खोल के ले गए, पंखे ले गए लूट के। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कपड़े की दुकान हमारे कार्यकर्ता की, उसकी पूरी दुकान लूट ली। पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, पर सारा कपड़े का सामान लेके चले गए। एक कार्यकर्ता की जूते की दुकान थी, वो जूते के सारे उठा के ले गए। मतलब अराजकता है बंगाल के अंदर अभी। ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। एक स्वतंत्रता के 70 साल हो गए और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अराजकता हो गई, मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अमित जी से मेरी 3-4 बार बात हुई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और हम लोग इसको इस प्रकार की हिंसा होने नहीं देंगे, हम मैदान में उतरेंगे कल। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। बहुत दिन तक रहे हैं, उनका बयान से बंगाल में हिंसा बढ़ गया है, तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो रहे। दिलीप घोष का एक बयान मैंने सुना, वही दिलीप घोष जो ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था, उसका बयान सुना ये हिंसा के बारे में। तो ठीक है, दिलीप घोष बोलेगा, कैलाश विजयवर्गीय को आउट नहीं बोलना चाहिए। हम हिंसा अभी काबू कर लेंगे। ममता बनर्जी को शपथ ले लेने दीजिए, पूरा कानून व्यवस्था उनको हाथ में आ जाए, जल्दी इसको बंद हो जाएगा।